दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या अगले 6 महीने इस देश की राजनीति, खास तौर पर इस सरकार का जो पूरा का पूरा प्रारूप है वो बदल जाएगा? क्या बैक टू बैक अगले 6 महीने बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो फिर क्या वाकई में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल में कटने वाले हैं? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि इस सरकार का जो पूरा का पूरा अभी चित्र है, जिस तरह से आपको ये सरकार दिख रही है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं और नंबर 2 इस सरकार में अमित शाह हैं, ये पूरी तरह से 360 डिग्री बदल सकता है? आप कहेंगे हमारे जैसे यूट्यूबर्स का तो काम ही है ये कुमकुम। बहुत सारे लोग तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर ये भी आरोप लगाते हैं कि हर दिन हम मोदी जी की सरकार गिराते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जो बात मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ अटकलबाजी नहीं है। इन बातों का इशारा वो लोग भी कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों से एक तरह से मोदी सपोर्टर बने हुए थे। दोस्तों, यशवंत देशमुख, आप इनको जानते होंगे, टेलीविजन में आपने इनको कई बार देखा होगा। दोस्तों, यशवंत देशमुख सी वोटर के संस्थापक हैं। सी वोटर इस देश की बहुत ही पुरानी एक पोल एजेंसी है, आप कह सकते हैं। ओपिनियन पोल्स करना, ट्रैकर चलाना, ये इनका काम है। और सी वोटर की खासियत ये है कि ये हर दिन का ट्रैकर चलाते हैं। जैसे अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो ये 6 महीने से ट्रैकर चलाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो पोल होते हैं, ओपिनियन पोल्स होते हैं, वो तो 1 महीने पहले या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले या 25 दिन पहले किए जाते हैं। लेकिन सी वोटर की खासियत ये है कि हर दिन का ट्रैकर चलाता है। हर दिन का एक ट्रैकर होता है जिससे पता चलता है कि किसी राज्य में क्या हर दिन हल्का हल्का कोई परिवर्तन आ रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि सी वोटर का ट्रैकर भी गलत रहा है मध्य प्रदेश इलेक्शन में। दोस्तों, न्यूज़ 24 के एक डिबेट में सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने एक बहुत ही महीन बात कही है। वो बात हरियाणा से जुड़ी हुई नहीं है, वो बात अगले 6 महीने होने वाले तमाम चुनाव से जुड़ी हुई है। सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख से सवाल पूछा एंकर मानक गुप्ता ने कि हरियाणा को लेकर आपका ट्रैकर क्या कहता है। लेकिन इसके जवाब में जो यशवंत देशमुख ने कहा वो केवल हरियाणा की बात नहीं थी, वो अगले 6 महीने उन तमाम राज्यों के इलेक्शंस की बात थी जहां पर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यशवंत देशमुख ने कहा, हम ट्रैकर लगातार करते रहते हैं और इसमें कोई अंतर नहीं आया है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है तो मुझे लगता है केवल हरियाणा ही नहीं, अगले 6 महीने में टोटल जो 6 चुनाव होने हैं, अभी आज की तारीख में भी केवल झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ उम्मीद है और बेहतर समाचार है। इसके अलावा किसी भी राज्य में कोई ऐसा समाचार ट्रैकर में नहीं दिखाई दे रहा जिसे देखकर लगे कि वो सत्ता में अच्छे से कवायद के साथ आ रही है। यानी यशवंत देशमुख कहते हैं कि हरियाणा इलेक्शन ही नहीं, अगले 6 महीने में जो 6 अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग राज्यों के भी इलेक्शन होने हैं और उपचुनाव भी होने हैं, उनमें कहीं भी बीजेपी के लिए जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप गौर कीजिए, यशवंत देशमुख ये कहते हैं कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी के लिए उम्मीद दिखाई दे रही है। और मैं भी आपको लगातार पिछले 1 महीने से बता रही हूँ कि झारखंड एक ऐसा राज्य है वाकई में जहाँ से जानकार भी बताते हैं, झारखंड के पत्रकार भी बताते हैं कि यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर बीजेपी के लिए हैं बनस्पत दूसरे राज्यों से। अब झारखंड में स्थिति यह है दोस्तों कि हरियाणा में प्रचार का आखिरी दिन खत्म नहीं हुआ था। हरियाणा में मोदी जी के लिए प्रचार के लिए 3 दिन थे, लेकिन मोदी जी पहुंच गए झारखंड। हर कोई इस बात को लेकर हैरानी जाहिर कर रहा था कि राहुल गांधी तो हरियाणा में रोड शो कर रहे हैं, राहुल गांधी हरियाणा में यात्रा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, और मोदी जी कहाँ झारखंड जा रहे हैं। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि झारखंड से इस वक्त बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह भी झारखंड में गए थे और वहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में जाकर एक दिन में 2-2 जनसभाओं को संबोधित किया। एक सरकारी जनसभा थी, फिर दूसरी उनकी एक उसी इलाके के पास एक मेला लगता है, वहाँ उन्होंने जनसभा की थी और वहाँ काफ़ी बड़ी जनसभा थी। और वहाँ पर मोदी जी ने बाकायदा नारा दे दिया, रोटी बेटी और माटी का। इस नारे के साथ, इन मुद्दों के साथ झारखंड में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और सत्ता में आने की कवायद करने जा रही है। ये नारा भी मोदी जी ने दे दिया। ये सब कुछ तब हो रहा था जब हरियाणा में मोदी जी के पास प्रचार का वक्त था। यानी मोदी और बीजेपी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि झारखंड में उनके लिए स्थितियां बाकी राज्यों से बनस्पत बेहतर है। इसीलिए झारखंड में वक्त से पहले ही सक्रियता मोदी की भी सुनाई दे रही है, अमित शाह की भी सुनाई दे रही है। लेकिन जैसा कि यशवंत देशमुख कह रहे हैं, झारखंड के अलावा आप बाकी किसी राज्य में देखें तो बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सत्ता में आ रही है। तो अब वो राज्य कौन से दोस्तों, जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे, वैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड की इलेक्शन डेट्स
ऐलान कर दी जाएंगी। और झारखंड, जिसके लिए हर कोई कह रहा है, मैं भी आपसे कह रही हूँ, झारखंड में काफ़ी टक्कर में है बीजेपी। और हेमंत सोरेन, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर आदिवासी इलाकों में अपना काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन झारखंड में स्थिति बीजेपी की बेहतर है। महाराष्ट्र में क्या होगा? इसका मतलब महाराष्ट्र को भी यशवंत देशमुख जैसे लोग जो लगातार ट्रैकर करते हैं, महाराष्ट्र को भी हरियाणा की कैटेगरी में रख रहे हैं। और महाराष्ट्र को लेकर भी इस तरह की खबरें आ भी रही हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं बीजेपी का, अगर आप गौर से देखें तो ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी एनडीए जिस प्रारूप में है महाराष्ट्र में, चुनाव आते आते वो बिगड़ जाए। अजित पवार लगातार सत्ता विरोधी बयान दे रहे हैं, जिस सत्ता के वो हिस्सा हैं उसके बयान दे रहे हैं। अजित पवार ने सबसे पहले बयान दिया जातिगत जनगणना के समर्थन में, उसके बाद वो हर दिन बयान दे रहे हैं कि चाचा से अलग होना गलती थी, इस तरह का अपमान करना गलती थी। अजित पवार के शरद पवार से अभी भी बातचीत है। अजित पवार शरद पवार से लगातार मिल रहे हैं, खुलेआम मिल रहे हैं। सबको पता है कि चाचा भतीजा बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने, क्योंकि आर्थिक राजधानी है देश की। बहुत बहुत ताकत आ जाती है आपके पास अगर आप महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज होते हैं तो। अब आप मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 10 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। वो चुनाव तो पीएम का था, सीएम का तो था नहीं। सबको पता था ना, हरियाणा के वोटर को पता था ना कि वो अगर कांग्रेस को जिता भी देते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो भी पीएम का चुनाव है, ये सीएम का चुनाव नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने 5 सीटें छीन ली। यही हुआ महाराष्ट्र में। आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज है दोस्तों हमारे देश में पार्टी बनाना और नया सिंबल अपने लोगों तक पहुंचाना में 4-5 चुनाव लग जाते हैं। लोगों को अपना सिंबल पहुंचाना इतना आसान नहीं है। ऐसे चुनाव में बीजेपी को सिंगल डिजिट पर रोक दिया इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में। और अपने बिल्कुल पहले चुनाव में बिल्कुल नई पार्टी बनाई है उद्धव ठाकरे ने। नई पार्टी, नया सिंबल। उद्धव ठाकरे ने क्या शानदार प्रदर्शन किया। नई पार्टी, नया सिंबल। शरद पवार ने क्या शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के बहुत से जानकार कहते हैं कि बहुत से ऐसे अभी भी वोटर थे जिन्होंने धोखे से, वो देना चाहते थे उद्धव ठाकरे को वोट, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सिंबल दिमाग में ऐसा छपा रहता है, तो सिंबल में जाके वोट दिया। तो बहुत से ऐसे बल्क में वोट्स हैं जो कि एकनाथ शिंदे को पड़े क्योंकि उनके पास सिंबल था। उसके बावजूद भी इतना शानदार प्रदर्शन उद्धव ठाकरे ने किया और कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते थे कि वो पीएम चुन रहे हैं, सीएम नहीं चुन रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, जो स्थितियां हरियाणा में है, क्या वही स्थितियां महाराष्ट्र में नहीं हो सकती? दोस्तों, हरियाणा में सीएम चुने जाने का इलेक्शन है, सीएम के लिए वोट पड़ेंगे। वैसे ही महाराष्ट्र में सीएम चुने जाने का इलेक्शन होगा इसके बाद। और महाराष्ट्र में सरकार किसकी गई थी? सीएम कौन थे? उद्धव ठाकरे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रारूप है महाराष्ट्र के चुनाव का, वो उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति ठीक कैसे हो सकती है? इसके बाद आ जाइए अगले साल होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने खुद इस चुनाव को रेफरेंडम बना दिया है। ये बहुत रिस्की चीज़ है, वो हार भी सकते हैं चुनाव, लेकिन उसके बाद देखिए उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है। उन्होंने अपने को मुद्दा बना दिया है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जनता की अदालत में आना चाहता हूं। आप बताइए कि मैं पाक साफ हूं कि नहीं पाक साफ हूं, मैं करप्ट हूं कि नहीं करप्ट हूं। अगर आपको लगता है कि मैं करप्ट हूं तो मुझे वोट मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं करप्ट नहीं हूं तो मुझे वोट दीजिए। अगर आप मुझे वोट देंगे तब मैं सीएम बनूंगा, नहीं तो मैं रेजिग्नेशन देता हूं। ये किया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद भी यशवंत देशमुख कहते हैं कि वहां पर स्थितियां बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ क्या बताता है? ये सब कुछ बताता है दोस्तों कि बीजेपी न केवल बुनियादी तौर पर कमजोर हो रही है, बल्कि नेतृत्वहीन होती जा रही है। अभी बीजेपी के पास एक नेतृत्व है, बड़ा नेतृत्व है, बहुत ही सख्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन क्या वो अभी भी सबसे बड़े वोट कैचर है? अगर ऐसा था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की तरह चुनावी बाजी पलट सकते थे मोदी जी, हरियाणा में आ सकते थे, चुनाव जितवा सकते थे। केवल 4 रैलियां क्यों की मोदी ने? अगर ऐसा है तो क्या वैसी स्थिति महाराष्ट्र में मोदी अपनी पार्टी के लिए पैदा कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या अब भी मोदी उतने बड़े क्राउड कैचर है? क्या उतनी बड़ी तादाद में वो पब्लिक को अपने पास बुला पा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार ऐसे मुखिया को अपना नेतृत्व कब तक सौंपे रखेगी? दोस्तों, जैसा कि यशवंत देशमुख ने कहा कि अगले 6 महीने बीजेपी के लिए बहुत भारी हैं और झारखंड के अलावा कहीं कोई ऐसी बड़ी उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो फिर अगले 5 साल
कंफर्टेबली केंद्र में सरकार चला ले मोदी, इसकी क्या गारंटी है? कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा मोदी के लिए अगले 6 महीने में बैक टू बैक हार झेलने के बाद सत्ता के शीर्ष पर बने रहना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।